अच्छा देखो, लास्ट क्लास ब्रांच अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। ब्रांच कितना तरीके का हो सकता है? दो, एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन ब्रांच, ठीक है। अब डोमेस्टिक ब्रांच में भी अकाउंटिंग जो करना होता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? डोमेस्टिक ब्रांच का अकाउंटिंग किधर किधर हो सकता है? या फिर हेड ऑफिस खुद अपने बुक्स में करेगा या फिर ब्रांच इंडिपेंडेंटली करेगा। जब हेड ऑफिस ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है तो उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच। और जब ब्रांच अपना खुद का अकाउंटिंग करेगा तो इंडिपेंडेंट ब्रांच, राइट। अब डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर में हेड ऑफिस ब्रांच को डेटर की तरह ट्रीट करता है, राइट। तो उसकी अकाउंटिंग करने के चार तरीके। नंबर वन, डेटर मेथड। नंबर टू, स्टॉक एंड डेटर। नंबर थ्री, फाइनल अकाउंट, ठीक है। और एक होलसेल प्राइस मेथड, ठीक है। अब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है, ठीक है। किस वैल्यू पे भेज सकता है? एट कॉस्ट प्राइस या फिर एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। जब अपन डेटर मेथड सॉल्व करते हैं तो उधर हेड ऑफिस ब्रांच के कितने अकाउंट्स मेंटेन करता है? एक ही अकाउंट मेंटेन करेगा, दैट इज ब्रांच अकाउंट, राइट। उसी अकाउंट में ब्रांच से रिलेटेड सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा। इज इट क्लियर? एनी ट्रांजेक्शन ऑफ ब्रांच विद द आउटसाइडर will be recorded in branch account or will not be recorded in branch account? Will not be recorded in the branch account. Only transaction between head office and branch is recorded in the branch account. ये क्लियर था? सबसे पहले अपन डेटर मेथड में ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखते हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो भी ब्रांच के वहां पे रखा हुआ है। इफ प्रोवाइडेड आपके पास में वो नहीं है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वहां का नहीं पता है या फिर ओपनिंग पता है क्लोजिंग नहीं पता है, तो फिर अपन क्या करते हैं? वर्किंग नोट में निकालते हैं। एंड वर्किंग नोट को हम लोग मेमोरेंडम बोलेगा, ठीक है। मेमोरेंडम अकाउंट्स बना बना के कैलकुलेशन करके निकालेंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? डेबिट साइड में सारे के सारे खर्चे आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में जितना भी पैसा रेमिट किया है वो आ जाएगा। फिर दो कंसेप्ट था, जब गुड्स कॉस्ट प्राइस पे सेंड करता है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड करता है तो क्या करना है? लोडिंग ऑपोजिट साइड में आएगा, सबसे पहला बात। सेकेंडली, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी शोन एट इनवॉइस प्राइस। ऑलवेज बी शोन एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम लोग इनवॉइस प्राइस पे दिखाएगा। उसका जो रिजर्व है, ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है उसको ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट करेगा विद द नेम ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। एंड क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है वो हम लोग एलिमिनेट करेंगे ऑन द डेबिट साइड क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बोल के। फिर जब गुड्स भेजेगा हेड ऑफिस ब्रांच को तो वो कॉस्ट प्राइस पे भेजेगा या इनवॉइस प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस पे सेंड करेगा। उसका लोडिंग ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट करेंगे। सेम थिंग गोज फॉर द रिटर्न के केस में। आई बात समझ में? वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। देन कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, राइट। बेसिक क्वेश्चंस किए थे। दो क्वेश्चन होमवर्क था, एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। चलो आओ देखो, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। Following is the information of the Jammu branch of Best New Delhi for the year ending 31st March X2 from the following। अब क्या बोल रहा है? ब्रांच कहां पे है? जम्मू में। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। उसका डेटा दिया हुआ है, गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। यानी हेड ऑफिस क्या करता है? ब्रांच को गुड्स भेजता है ऐसे, कैसे? कॉस्ट प्लस 20%। यानी 100 रुपए का कॉस्ट है तो उस पर 20 रुपए का प्रॉफिट लगाएगा, 120 रुपीज। ये हो गया आपका इनवॉइस प्राइस। यहां तक क्लियर है? द सेल्स प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%। यानी क्या बोल रहा है? कॉस्ट है आपका 100 रुपए, तो प्रॉफिट कितना होगा उस पे? 20 रुपए। तो ये बन जाएगा इनवॉइस प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट नहीं लिख के मैं मार्जिन लिख सकता हूं। ये हो गया इनवॉइस प्राइस, आईपी, राइट। अब इसमें जब अपन प्रॉफिट ऐड करेंगे और तब जाके सेलिंग प्राइस बनेगा। प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट पे 50%, यानी 100 रुपए का 50%, 50 रुपए। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 170 रुपीज। यहां तक क्लियर है? अब देखो आगे क्या बोल रहा है, अदर इंफॉर्मेशन। स्टॉक एज ऑन 1st अप्रैल X1 इनवॉइस प्राइस। ऑलरेडी ब्रांच में इतना रुपीस का स्टॉक पड़ा हुआ है एट इनवॉइस प्राइस।
फिर गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर, हेड ऑफिस से ब्रांच में इतना गुड्स और गया 11 लाख का, दिस इज ऑल्सो एट इनवॉइस प्राइस। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच ने क्या किया, 12 लाख रुपीस का सेल्स कर दिया। एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द ब्रांच 45,000, आपको निकालना है प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंड ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रेस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए कोई अकाउंट नहीं बनाने बोला है, आपको जस्ट प्रॉफिट निकालने बोला है। तो हम पहले ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट निकालेंगे या हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल लें। तो उसने 12 लाख रुपीस का सेल्स किया है, तो उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? देखो सेल्स इज 12 लाख, राइट? तो कैन वी फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ सेल्स? अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगा? जब आपका सेलिंग, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, जब आपका सेलिंग प्राइस 170 होता है तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट प्राइस कितना होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस 170 है, यही तो आपका सेलिंग प्राइस है, तो ये जो इनवॉइस प्राइस है यही तो कॉस्ट फॉर ब्रांच है। ब्रांच को थोड़ी ना पता है हेड ऑफिस ने इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, ब्रांच को तो 120 रुपए में मिला है, तो ब्रांच के लिए तो कॉस्ट यही हुआ ना। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बात बताओ, जब सेलिंग प्राइस 170 रुपए होता है तो इनवॉइस प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस होता है 120। तो अब जब सेलिंग प्राइस 12 लाख रुपए है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? अरे कर सकते हैं ना ऐसे सर, लेकिन सेलिंग प्राइस 170 होगा, 150 नहीं होना चाहिए। क्यों? कॉस्ट पे प्लस 50% है ना। तो ब्रांच, एक बात बताओ, प्रॉफिट ऐड कर रहा है, ब्रांच प्रॉफिट ऐड कर रहा है, तो ब्रांच किस में प्रॉफिट ऐड करेगा? वो तो आपका, उसके लिए कॉस्ट क्या हुआ? कॉस्ट प्लस 50%। अच्छा, तुम कहना चाहती हो कि सेलिंग प्राइस, अच्छा ठीक है, यू वांट टू से कि यहाँ पे इसको प्रॉफिट को 30 रुपीज पकड़े। हाँ ठीक है, वो भी इंटरप्रिटेशन सही है, लेकिन ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। अभी यहाँ पे दो चीज है, ये जो सेलिंग प्राइस है, द सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%, हमने ये एज्यूम किया कि ये हेड ऑफिस डिसाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ब्रांच को हेड ऑफिस डिसाइड कर रहा है तो ठीक है, लेकिन ब्रांच डिसाइड करता ना तो ये कभी भी 100 रुपए पे 50% नहीं होता, तब 120 होता, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तुम हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगी तो इसको ऐसे पकड़ सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 30 रुपीज का प्रॉफिट आएगा, सेलिंग प्राइस इज 150, कॉस्ट पे 50%, ठीक है। हाँ, इस तरीके से हो सकता है। तो अब इसके बाद में हमारे पास क्या डेटा है, 12 लाख का सेलिंग प्राइस है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सेल्स? व्हेन योर सेलिंग प्राइस इज 150, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट निकालिए इसका, कैसे निकाला, शो कर देते, 12 लाख डिवाइडेड बाय 150 इंटू 120, यूनिटरी मेथड समझ में आया? व्हेन सेलिंग प्राइस इज 150, कॉस्ट प्राइस फॉर द ब्रांच इज 120, ये क्लियर है? दो दिस इज नॉट अ कॉस्ट प्राइस फॉर हेड ऑफिस बट इट इज अ कॉस्ट प्राइस फॉर ब्रांच, क्योंकि ब्रांच को थोड़ी ना पता है भाई हेड ऑफिस ने पहले से 20 रुपए का प्रॉफिट लगा के भेजा है। इज इट क्लियर? हेड ऑफिस ने तो क्या बोला कि ब्रांच ये ले 120 रुपए का गुड्स तुझे 150 रुपए में बेचना है, 120 रुपए का गुड्स तुझे 150 रुपए में बेचना है, राइट? तो वो ब्रांच को 30 रुपए तो ये कमा ही रहा है, प्लस 20 रुपए और एक्स्ट्रा कमा रहा है, मतलब इन शॉर्ट हेड ऑफिस का प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए का। ये क्लियर है? तो यहां पे हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, कितना था, 9,60,000, ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो अब प्रॉफिट कितना बताइए जी, प्रॉफिट 9,60,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 12 लाख रुपए में बेचा है, तो एक तरह से ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 960 में से कॉस्ट है, 12 लाख में आप लोग सेल कर रहे हो, तो 2,40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उसने कुछ खर्चा भी है ना, 45,000 का तो एक्सपेंसिस ही है,
तो प्रॉफिट कितना आया 195 195। समझ में आया? अरे प्रॉफिट तो ब्रांच का निकालते हैं ना अपन, हेड ऑफिस का थोड़ी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दूं। अरे प्रेजेंटेशन भी कर लेंगे, बट आपसे अकाउंट तो पूछा ही नहीं है, बिना अकाउंट बनाए भी कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, सेल्स माइनस कॉस्ट, ये आया था 2 लाख, और नेट प्रॉफिट हो गया, इसमें से मैं एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, 2,40,000 माइनस एक्सपेंसेस एट ब्रांच 45,000, तो इट इज 1,95,000। समझ में आया? लेजर अकाउंट बना के भी आप इसको कर सकते थे, सेम ही आंसर आता आपका। ट्रेडिंग पीएनएल बनाया, क्वेश्चन में मांगा था क्या ऐसा कुछ? नहीं, प्रॉफिट निकालना था तो ऐसे ही करते हैं। आपको कैसे पता कि आप फाइनल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं? ट्रेडिंग पीएनएल जब आप बना रहे हो, दैट मींस अकाउंटिंग ऑफ ब्रांच इज डन एज पर फाइनल अकाउंट मेथड। ये तो आपको नहीं पता, नजरे गई आंसर के ऊपर। नहीं तो वैसे ही सोचा। तो ट्रेडिंग पीएनएल तो अपन कब बनाते हैं, जब क्वेश्चन ये बोले कि हेड ऑफिस फाइनल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहा है फॉर मेंटेनिंग ब्रांच बुक्स। ठीक है, डायरेक्टली अपना इंटेंशन वो नहीं जाना चाहिए कि अपन ट्रेडिंग पीएनएल, हाँ ठीक है, वर्किंग नोट समझ के आप बनाए हो, ठीक है, आंसर निकालना था, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं था कि आपको कोई स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन या लेजर्स बोल के कुछ नहीं था। हाँ, वर्ड यूज कर लो तो चलेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग पीएनएल वर्ड यूज करोगे तो चलेगा, वो वर्किंग नोट होता है। बट आप डायरेक्ट ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो, इट इंप्लाइज कि हेड ऑफिस फॉलोज फाइनल अकाउंट मेथड फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ ब्रांच, और ये एजम्पशन गलत है। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट नॉर्मल प्रेजेंटेशन से भी निकाल सकते थे, या फिर ब्रांच अकाउंट बना के भी हम कर सकते हैं, ब्रांच अकाउंट बना के भी आप लोग कर सकते थे। हो नहीं रहा था, ऐसे कैसे नहीं हो रहा था? आओ देखते हैं, जम्मू ब्रांच अकाउंट, ऐसे कैसे नहीं हुआ तुमसे? आईसीआई की इतनी हिम्मत, लेट्स सी क्यों नहीं हो रहा था। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक, कितना स्टॉक है पहले से ब्रांच में? 2,20,000। इट शुड ऑलवेज बी शोन एट इनवॉइस प्राइस, तो ऑपोजिट साइड में आ जाएगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। अब सोचो, स्टॉक 120 रुपए का ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें 20 रुपए तो प्रॉफिट है ना, तो जब 120 रुपए का इनवॉइस प्राइस होता है तो प्रॉफिट होता है 20 रुपए। तो जब 2,20,000 का इनवॉइस प्राइस होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? $2,20,000 into 20/120, क्या चीज? जब मेरा इनवॉइस प्राइस 120 होता है तो प्रॉफिट होता है 20 रुपए। इफ इनवॉइस प्राइस 1 रुपए हुआ तो प्रॉफिट होगा 20/120। नाउ इफ इनवॉइस प्राइस इज 2,20,000 तो प्रॉफिट कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगाया हमने तो, ठीक है। तो यहां कितना आ रहा है? 36,667। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आ रहा है। देन टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, sent to branch, goods sent to branch 11 lakh इनवॉइस प्राइस है। इसमें भी सेम वैसे ही निकलेगा, ऑपोजिट साइड में लोडिंग हो जाएगा बाय goods sent to branch 11 lakh divided by 120 into 20, 1,83,333। ठीक है। देन सेल्स 12 लाख, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि पूरा का पूरा रेमिट कर दिया हो, ठीक है, और कुछ बोला नहीं कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स है, तो कैश सेल्स होगा, नहीं तो डेटर का बैलेंस देना पड़ेगा, तो कैश सेल्स है और पूरा का पूरा हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया बाय बैंक 12 लाख, यहां तक ठीक है। फिर टू बैंक एक्सपेंसेस बताया नहीं किसने पे किया, अज्यूमिंग हेड ऑफिस ने पे किया हो,
ब्रांच ने भी पे किया तो प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट साइड में टू एक्सपेंसेस करके आ जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टू एक्सपेंसेस 45,000, ठीक है। बट इसमें लिखा हुआ है ना incurred by the branch expenses at the branch। पे किसने किया? पे तो पता नहीं है ना, हेड ऑफिस ने, ब्रांच ने किया तो क्या होगा एंट्री? ब्रांच एक्सपेंसेस तो उसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ना, यदि हमें प्रॉफिट लॉस निकालना तो ये एक्सपेंसेस तो काउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम एज्यूम नहीं कर सकते कि किसने पे किया, बट खर्चा तो हुआ है, मेरे को नेट प्रॉफिट निकालने के लिए एक्सपेंस तो काउंट करूंगा मैं, तो एक्सपेंस काउंट कर लिया। अब क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 निकालना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक तो। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक है 2,20,000 प्लस परचेजेज 11 लाख और 12 लाख का कॉस्ट कितना होगा? 9,60,000। अभी निकाला था ना, हमें तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट देखना है, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 3,60,000। बट ये 3,60,000 तो इनवॉइस प्राइस है टू स्टॉक रिजर्व या क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, 60,000। तो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आया या नहीं आया? तो फिर ऐसे भी कर सकते थे, आईसीआई इसको ट्रेडिंग पीएनएल की तरह सॉल्व करके रखा हुआ है, वैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और स्टॉक रिजर्व ये निकल ही गया, इसका प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं 3,60,000 इंटू 20/120। क्लियर है? अलग से वर्किंग में भी दिखा सकते थे आप लोग, मतलब आपको पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला हमने? 2,20,000 प्लस 11 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 9,60,000। क्लियर है? दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5। चले 12 नंबर पे। एग्जाम में फिर से बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा 72,000 वाला इनवॉइस वाला, वो वाला बस समझ नहीं आया। 10% अच्छा, जितना मिला उसमें से रिटर्न कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। देखो इसमें बहुत इजी था। आओ देखो नंबर 12 डिस्कस करते हैं। वाइड स्प्रेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। यानी वो कैसे बेचता है? 100 रुपए का चीज 20 रुपए प्रॉफिट लगा के 120 रुपए, दिस इज द इनवॉइस प्राइस। द ब्रांच सेल्स गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। द ब्रांच मीट्स इट्स एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर। ये तो पहले भी हमने पॉइंट देखा हुआ है कि डेटर से जो पैसा कलेक्ट करता है, ब्रांच क्या करता है, थोड़ा पेमेंट अपना एक्सपेंसेस का कर देता है और बचा हुआ पैसा रेमिट कर देगा टू द हेड ऑफिस। एंड कैश सेल्स एंड रेमिट्स द बैलेंस ऑफ कैश टू हेड ऑफिस आफ्टर विदहोल्डिंग 10,000। लेकिन अपने पास कैश कितना रख लेता है वो? 10,000 रुपए। नेसेसरी फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश ऑन 31st March द एसेट्स एट द ब्रांच वेर एज फॉलोज 31st March X1 और अपने को बनाना है 31st March X2. So these are the opening balances. To balance brought down, cash in hand 10,000, debtors 3,84,000, stock at invoice price है 10,80,000, यानी ऑपोजिट साइड में इसका स्टॉक रिजर्व निकलेगा। इसका स्टॉक रिजर्व 10,80,000। जब मेरा इनवॉइस प्राइस 120 रुपए होता है तो उसमें प्रॉफिट होता है 20 रुपए का, तो इंटू 20/180। अच्छा, आप आंसर बोल रहे हो 1,80,000, ये हमारा स्टॉक रिजर्व हो गया। ये ऑपोजिट साइड में लिख दिया होगा आप लोग। फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे में फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी आ गया 500 का। कॉस्ट प्लस 20% लिखा रहता है, हम लोग डायरेक्ट
कैलकुलेटर में 20% निकाल के इसको माइनस नहीं कर सकते? 20% ऑन सेल्स नहीं है ना, 20% ऑन कॉस्ट है। ये जो हुआ एक तरह से सेलिंग प्राइस हुआ ना, तो हमें ऑन कॉस्ट मल्टीप्लाई करना 20%। जब कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है तो आप कॉस्ट के वैल्यू पे मल्टीप्लाई कर, यहाँ उल्टा रिलेशन है, यहाँ कॉस्ट का परसेंटेज है बट वैल्यू सेल्स दिया हुआ है तुमको, तो हम लोग को रिजल्टेंट आंसर छोटा चाहिए, तो रिजल्टेंट आंसर छोटा चाहिए तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कर दो। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 10,80,000 डिवाइडेड बाय 120% कर दो तो कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट आते ही तुम क्या करो, सेल से माइनस करो तो प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। जब तुम्हारा कॉस्ट परसेंटेज है और वैल्यू भी कॉस्ट का होगा ना, तब जाके तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 20%। ठीक है, या तो इसमें तुम क्या कर सकते हैं पता है, तुम प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स भी निकाल सकते हैं। 100 रुपए का गुड्स होता है, 20 रुपए का प्रॉफिट, 120 रुपए में सेल किया, राइट? तो यानी प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। पहले ये निकाल लो, 16.7%, ये हो गया ऑन सेल्स। अब तुम क्या करो, 10,80,000 पे डायरेक्ट 16.7% मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर 1,80,000 ही आएगा, क्योंकि तुम्हारा ये सेल्स है, प्रॉफिट परसेंटेज भी सेल्स है, तब जाके आंसर आएगा। तो 10,80,000 इंटू 16.7% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वो तुम्हारा राउंडिंग ऑफ इसलिए हो रहा है, 180 एग्जैक्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने डेसिमल्स में ले लिया। ठीक है, इसीलिए बेस्ट क्या है कि इसी तरीके से निकालो। वो डेसिमल अप्रोक्सीमेशन थोड़ा 10, 5, 100, 200 रुपए का डिफरेंस रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम प्रॉफिट परसेंटेज सेल्स में निकाल के भी कर सकते हो। तो ये तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखना था, आप लोगों ने लिखा होगा ब्रांच अकाउंट में। During the accounting year ended, the invoice price of goods dispatched by the head office to the branch amounted to 1 crore 32 lakh। यानी during the year goods sent to branch हो गया 1 crore 32 lakh। तो आपने डेबिट साइड में लिखा टू goods sent to branch 1 crore 32 lakh। अब इसका लोडिंग ऑपोजिट साइड में आएगा, बाय goods sent to branch। लोडिंग वैसे ही निकालेंगे 1 crore 32 lakh इंटू 20 by 120 कितना, 2,20,000। क्या बात कर रहे हो, 22 लाख आना चाहिए ना, 1 करोड़ 32 लाख है, 1 करोड़ 32 लाख है, तो उस पर प्रॉफिट आएगा 22 लाख। 22 लाख बाय गुड सेंड टू ब्रांच आ जाएगा। इसका लोडिंग क्लियर है, ये पॉइंट तक क्लियर है क्या, चवाली क्लियर? आउट ऑफ द गुड्स रिसीव बाय 8, the branch sent back to head office goods invoiced at 72,000। उस जितना मिला उसमें से 72,000 का तो रिटर्न कर दिया। तो जब हमने रिटर्न कर दिया, गुड्स भेजते हैं तो एंट्री होता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो रिटर्न का एंट्री क्या होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 72,000, बट ये तो इनवॉइस प्राइस है। अब इसका लोडिंग ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट करेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच बोल के लिखेंगे 72,000 इंटू 20 बाई 120, 12,000 रुपए, ये आ जाएगा डेबिट साइड में। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखा, क्रेडिट साइड में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिख दिया आपने 1,80,000 से, फिर डेबिट साइड में टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 1 करोड़ 32 लाख, उसका लोडिंग क्रेडिट साइड में लिखा आपने बाय गुड सेंड टू ब्रांच 22 लाख। देन रिटर्न कर दिया तो क्रेडिट साइड में हमने लिखा बाय गुड सेंड टू ब्रांच 72,000, उसका लोडिंग आपने डेबिट साइड में लिखा टू गुड सेंड टू ब्रांच 12,000। यहां तक क्लियर है? अदर ट्रांजेक्शंस एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर वेर एज फॉलोज। कैश सेल्स, ये तो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट सेल्स नहीं रिकॉर्ड होगा। कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, हमें मतलब नहीं है। कैश डिस्काउंट अलाउड टू द डेटर, मतलब नहीं है। रिटर्न बाय कस्टमर, मतलब नहीं है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, नहीं मतलब। एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, हमें मतलब नहीं है। बट इतना सारा डेटा जो डेटर्स से रिलेटेड दिया हुआ है, इससे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स निकाल सकते हैं। वी हैड ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 3,84,000 ओपनिंग बैलेंस था। ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल्स किया 31,40,000,
फिर कैश कलेक्ट कर लिया डेटर से 28,42,000, हमने उनको डिस्काउंट भी दिया 58,000, फिर रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न 1,02,000, फिर बैड डेट्स हो गया 37,000, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ गया 4,85,000। ये वैल्यू आप लोग ब्रांच अकाउंट में बाय बैलेंस सीडी करके डेटर का बैलेंस लिखोगे। क्लियर है ये? यहां तक प्रॉब्लम? वर्किंग नोट, कैश सेल्स तो भाई डेटर अकाउंट में नहीं आएगा ना, वो तो कैश का अकाउंट बनाएंगे तब। अब देखो उसके पास क्या हुआ, तुमको कैश वैसे जरूरत है नहीं, कैश का क्लोजिंग दिया हुआ है क्या? 10,000 ही तो वो अपने पास रखेगा, रेमिटेंस नहीं पता वो निकालना पड़ेगा। अब देखो कैश के लिए क्या करेंगे, डेटर क्लियर है? कैश का समझो कहानी क्या हुआ। कैश में ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है? ओपनिंग बैलेंस 10,000 है और क्लोजिंग बैलेंस भी 10,000 ही रखना है, राइट? ड्यूरिंग द ईयर कैश सेल्स किया तो सेल्स 97 लाख कैश सेल्स, फिर डेटर से पैसा आया, डेटर 28,42,000, ठीक है? क्लियर है यहां तक? फिर आपने खुद के एक्सपेंसेस पे कर दिए 8,42,000, तो जितना पैसा आया उसमें से एक्सपेंसेस चला गया और क्लोजिंग बैलेंस भी पता है, तो हमने रेमिटेंस टू एचओ कितना किया होगा, वो बैलेंसिंग फिगर 1,17 lakh is the value which we have remitted to head office। और ये आप लोग ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट में लिखोगे बाय कैश करके, ब्रैकेट में हेड ऑफिस 1,17 लाख, क्योंकि ये तो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन हुआ ना। क्लियर है? समझ में आया? तो ये दो हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला? On 1st January, the branch purchased new furniture for 1 lakh for which payment was made by head office through a check। तो हमें कोई मतलब है क्या? क्लोजिंग बैलेंस में तो आएगा, क्लोजिंग बैलेंस में आएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स पहले से कुछ था, 5 लाख रुपए का था, और कितना परचेज हो गया? 1 लाख, तो 6 लाख हो गया, राइट? On 31st March, branch expenses amounting to 6,000 were outstanding and cash in hand was again 10,000। ये तो हमें पता ही है। Furniture is subject to depreciation at the rate 16% per annum on diminishing balance method। अब यहाँ पे we are following calendar year और financial year। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2000x1 को आपके पास में एक फर्नीचर था, कितना रुपए का? 5 लाख। उस पे तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 16% से, लेकिन जो 1 लाख वाला है वो कब परचेज किया? वो तो 1 जनवरी, तो उस पे तो सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 4,000। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? क्या ये एक्सपेंस कहीं पे दिखाना है क्या? दिखाना नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस हम माइनस करके दिखाएंगे। यानी हमारे पास 5 लाख का फर्नीचर था प्लस 1 लाख परचेज किया माइनस 84,000 डेप्रिसिएशन, दैट मींस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग विल बी 5,16,000। समझ में आया? क्लियर है? फिर हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए खरीदा, हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए फर्नीचर खरीदा, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री? हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो ये पैसा हेड ऑफिस ब्रांच से लेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हेड ऑफिस का तो पैसा जा रहा है, तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर का पैसा है। यहां तक क्लियर है? तो 1 लाख ये डेबिट में आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स 84,000 माइनस करने के बाद आएगा। अब देखो जो जो चीज ओपनिंग में था सबका क्लोजिंग आ गया क्या? कैश हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक कुछ बचा है क्या हमारे पास में? क्वेश्चन कुछ बोल रहा है क्या कि स्टॉक बचा है? लेकिन कुछ तो बचा होगा बाबा, ऐसे थोड़ी ना जीरो होगा। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास? 10,80,000। ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है,
व्हाट इज आवर परचेज, आई मीन परचेज मतलब गुड सेंड टू ब्रांच 1,32 लाख एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, माइनस 72,000 रिटर्न तो सेल्स रिटर्न था ना, परचेज रिटर्न थोड़ी ना था, माइनस रिटर्न है क्या, प्लस हो जाएगा रिटर्न तो, सॉरी स्टॉक बढ़ जाएगा ना। अरे 72,000 का रिटर्न था ना, वो तो माइनस वो होगा। तो होगा 72,000 रिटर्न नेट परचेज, और क्या क्या होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब सेल्स टोटल सेल्स है कितना, व्हाट इज योर टोटल सेल्स वैल्यू, 12,840 97 लाख कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल्स है 31,40,000, यही तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, यही तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। देखो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉस्ट इनवॉइस प्राइस ही बना, और हम ब्रांच के पास कितना स्टॉक है वही निकाल रहे हैं, क्या उसने इनवॉइस प्राइस पे और प्रॉफिट ऐड किया है क्या, यानी सेल इनवॉइस प्राइस पे किया है, यानी ब्रांच को जिस वैल्यू पे मिला उसी वैल्यू पे उसने सेल कर दिया, दैट मींस वही तो उसका कॉस्ट है। हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कब निकालते हैं, जब उसमें प्रॉफिट लगा हुआ होता है, ब्रांच के हिसाब से तो 120 रुपए का कॉस्ट है और उसने 120 में ही सेल किया, क्वेश्चन कहीं नहीं बोल रहा कि आपने क्या किया इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड किया है, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना 1,28,40,000, 1,28,00,000 इतना ही है ना 40,000, और सेल्स रिटर्न भी तो हो गया था, 1,02,000 तो वो भी तो वापस स्टॉक में ऐड हो जाएगा, प्लस सेल्स रिटर्न 1,02,000, तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 14,70,000। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आप कंफ्यूज इसलिए हो जाते हो कि भैया समझ ही नहीं आ रहा कब कॉस्ट करना है कब क्या करना है। देखो सिंपल सा फंडा है, जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड करता है तो हम लोग को इनवॉइस प्राइस पे ही सारा कैलकुलेशन करना है। वी हैव टू टेक ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, परचेजेस एट इनवॉइस प्राइस, सेल्स एट इनवॉइस प्राइस। We don't have to take sales at selling price. We have to take sales at invoice price. Unfortunately, in this question, your invoice price itself is your sales price. जिस वैल्यू में हमें आया उसी वैल्यू में हमने सेल्स कर दिया। आई बात समझ में? तो मेरा वही इनवॉइस प्राइस है, तो इनवॉइस प्राइस ही तो माइनस करूंगा, बिकॉज जब ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है, ये इनवॉइस प्राइस, तो माइनस भी इनवॉइस प्राइस पे ही होगा। क्लियर है? तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 14,70,000, ये आप लोग ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट में लिखोगे, लेकिन ये तो इनवॉइस प्राइस है। 14,70,000 जो आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला है, दिस इज योर इनवॉइस प्राइस, तो अपोजिट साइड में इसका प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। अब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालेंगे, 14,70,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, 2,45,000 इज योर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, खत्म हो गया क्या? नेट प्रॉफिट, हाँ, नेट प्रॉफिट यही तो प्रॉब्लम है तुम लोग का। आउटस्टैंडिंग। इफ 6,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो डोंट यू थिंक इट इज अ करंट लायबिलिटी फॉर द ब्रांच? हाँ, और हम ब्रांच की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, तो जब ये करंट लायबिलिटी क्लोजिंग है ब्रांच में, तो ब्रांच अकाउंट में दिखाना पड़ेगा ना। एसेट्स आप दिखाते हो बाय बैलेंस सीडी करके, तो लायबिलिटी क्या करेंगे टू बैलेंस सीडी, तो टू बैलेंस सीडी करके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 भी आएगा। ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था कहाँ? क्या चीज? हाँ, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं निकलेगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कुछ था ही नहीं ना, होता तो क्वेश्चन खुद बोलता। और यहाँ पे एक चीज और देखो, बहुत कुछ सीखने लायक था। एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच। इफ आपसे क्वेश्चन में
थोड़ा सा अच्छा सेटर होता, बोलता कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच। आप क्या लिख के आते पता है? 8,42,000। बट ये 8,42,000 टोटल एक्सपेंसेस है ही नहीं। योर टोटल एक्सपेंसेस इज 8,48,000। 8,42,000 तो पेड है, जो कैश में पे किया है, लेकिन 6,000 तो अभी भी बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग है। तो आपसे कोई टोटल एक्सपेंसेस बोलता तो एज पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 8,48,000 होता। बट आपसे कोई पेड बोलता, इसीलिए हमने कैश अकाउंट जब बनाया तो वहां पे सिर्फ 842 काउंट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने यहां सिर्फ लिखा हुआ होता ना ऐसे एक्सपेंसेस बाय ब्रांच, मजा आ जाता। फिर 80% स्टूडेंट गलत करके आते क्वेश्चन, क्योंकि जब आप क्लोजिंग कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस करते ना, वहां कैश अकाउंट में आप यही काउंट करते, नजर ही नहीं जाता अपना। अपन फटाफट ही माइनस कर देते, 6,000 से पूरा आंसर गड़बड़, क्योंकि लास्ट में 6,000 से नेट प्रॉफिट भी गलत आता आपका। तो इसमें अगर पेड नहीं आता तो हम लोग कंसीडर करते कि 6,000 इंक्लूडेड और उसको माइनस करके, यस, माइनस करके पेड मानते। एक्सपेंसेस बाय ब्रांच होता है 842, तब हम 6,000 माइनस करते, तब हमें एक्चुअल पता चलता कि कितना पे किया। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, बस वही माइनर से चेंजेस सेटर करता है। जब उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाना है, सेम लैंग्वेज, सब कुछ सेम। आप क्वेश्चन अपेरेंटली जब पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको लगेगा ओहो ये तो स्टडी मेट का क्वेश्चन है, सेम एज इट इज किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे 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 प्लॉटिंग स्टार्ट करते हो। बस वो चलते 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 अब वो माइंडसेट बन चुका है कि स्टडी मेट का क्वेश्चन आया है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ नीचे जाके एक पेड वर्ड को हटा दिया, एक्सपेंसेस बाय ब्रांच लिख दिया और गया। और अपना फोकस यदि उतना नहीं है तो खत्म। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन में क्या चीज बदल देने से क्या हो जाता है, एक वर्ड बदलने से पूरा आंसर चेंज हो जाता है। सिर्फ एक वर्ड डिलीट करना था यहां से एंड यू वेर गॉन। क्लियर है? ध्यान रखना, वहां लिख के रखो इफ क्वेश्चन में ऐसा होता है, ऐसे भी हो सकता है सर्कमस्टेंसेस। आप जब तक एग्जामिनर का माइंडसेट तक नहीं पहुंचोगे तो कैसे प्रिपेयर करोगे? समझ में आया? तो इसके बाद तो खत्म हो जाना चाहिए था ये। देखो नंबर 14, पहले वर्किंग नोट्स, आई मीन सॉरी नंबर 12, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। पहले वर्किंग नोट्स बनाओ। ये हो गया क्या? सर का ब्रांच अकाउंट निकाल देना। डन? अब सुनो, जो नंबर 5 था आपका, उसमें मैच नहीं होने का रीजन क्या है? ये जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, ये बेसिकली 195 आ ही नहीं रहा, कितना आ रहा है? 3,55,000 आ रहा है ना? ये जो 3,55,000 है ये नेट प्रॉफिट है फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप स्टॉक रिजर्व का एलिमिनेशन वगैरह सब करते हैं, लोडिंग हटा देते हैं ना, तो जो नेट प्रॉफिट आया वो कॉस्ट के कंपैरिजन में आया। लेकिन आप चीजों में से यहां से सोचो, हम लोडिंग वाला पार्ट छोड़ दे, एक बार सिर्फ ब्रांच के लिए सोचे। ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या है? 2,20,000। तो ब्रांच के लिए कॉस्ट ये, तो एक बार इसको हटा दिया, उसके लिए कॉस्ट तो वही रहेगा। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसके लिए कॉस्ट 11 लाख ही रहेगा। लोडिंग, क्योंकि लोडिंग क्यों हटाते हैं? टू कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू।
तब हम लोडिंग पार्ट हटाते हैं। फिर क्लोजिंग स्टॉक जो निकाला आपने उसमें से भी प्रॉफिट हटा दो। अब जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है ना, ये प्योरली ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप जो ये प्रॉफिट 195 आया है ना, ये ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया। आपका क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट क्या था? Profit earned by branch. प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच, नॉट प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच ने कितना कमाया बस उतना बताना है, और ब्रांच जब अपना प्रॉफिट निकालेगा उसको तो यही लगेगा ना मैंने 1,95,000 अर्न करके दिया है। ब्रांच को थोड़ी ना पता है हेड ऑफिस ने प्रॉफिट ऐड करके भेजा है। ब्रांच जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होगा, ब्रांच के लिए तो उसको ऐसे ही लगता है कि मैंने पर यूनिट 30 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करके दिया है। तो यहां पे रिक्वायरमेंट पार्ट भी था, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच, नॉट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। ब्रांच ने कितना अर्न करके दिया, यानी जब ये लोडिंग पार्ट हम कंसिडर नहीं करते हैं, ब्रांच के लिए तो यही कॉस्ट है, यही कॉस्ट है, सॉरी दिस एंड दिस इज द कॉस्ट फॉर ब्रांच। तो जब आप यही कंसिडर करोगे ब्रांच के लिए, तो यहां आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1,95,000। गॉट इट? बट जो वो 3,55,000 था वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है फॉर हेड ऑफिस। जब हेड ऑफिस सच में ब्रांच का अकाउंट बनाएगा ना, तब उसका प्रॉफिट कितना आएगा? 3,55,000 ही आएगा, क्योंकि भाई हेड ऑफिस ने तो वो 20 रुपए भी तो कमाया है। 100 रुपए की चीज 120 में भेज रहा है, तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हेड ऑफिस का वहां पे भी तो है। फिर उस पे और 30 रुपीज ऐड करके सेलिंग प्राइस बन रहा है, तो हेड ऑफिस नेट 50 रुपए पर यूनिट नहीं कमा रहा है क्या? 50 ही तो कमा रहा है। तो आपका जो 3,55,000 था वो हेड ऑफिस का प्रॉफिट निकल गया था। ठीक है, जब आप ये लोडिंग वोडिंग एलिमिनेशन करते हो, जब स्पेसिफिकली सिर्फ ब्रांच का प्रॉफिट पूछे, सिर्फ ब्रांच का प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच, मतलब वहां पे अपन को ये लोडिंग वाला सिनेरियो करना ही नहीं। लोडिंग हम करते हैं जब इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हो रहा है, हेड ऑफिस जब एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकाल रहा है ब्रांच का। क्लियर है ये चीज? व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस? समझ में आया? तो वहां पे ना लिख के रखना अपने सॉल्यूशन में, या फिर जहां का क्वेश्चन पे रिक्वायरमेंट पार्ट है, अर्न्ड बाय द ब्रांच पूछा है, तो प्रॉफिट फ्रॉम द ब्रांच पॉइंट ऑफ व्यू इज 1,95,000, वेयर इज प्रॉफिट फ्रॉम हेड ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज 3,55,000। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, वो भी आपने ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया। हाँ, तब आ गया। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, आंसर मैच तो वी थिंक द कंसेप्ट्स आर करेक्ट, हमारा प्रोसेस करेक्ट है, बात वो नहीं है, बात है कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट। फिर एग्जाम में वर्डिंग्स चेंज होते हैं, फिर हमारी गलती हो जाती है, राइट? तो आज जितने भी ये दोनों क्वेश्चन है, नंबर 5 एंड नंबर 12, ठीक है, दोनों में एक एक चीज सीखने को मिला। पहला चीज, नंबर 5 में आपसे ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट पूछा। जब भी क्वेश्चन ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट पूछता है, तो आपको लोडिंग का एलिमिनेशन नहीं करना है। क्लियर है? पहला लर्निंग। सेकंड लर्निंग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12, उसके अंदर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लाइबिलिटी बना के बैलेंस सीडी दिखाना था। सेकेंडली, क्वेश्चन में जब हमने कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस के लिए कैश अकाउंट बनाया, मेमोरेंडम कैश अकाउंट, वहां पे जो कैश एक्सपेंसेस था वहां पेड वर्ड लिखा हुआ होता। इफ पेड वर्ड नहीं होता तो हम लोग आउटस्टैंडिंग माइनस करने के बाद जो वैल्यू है उसको पेड मानते, क्योंकि वो टोटल एक्सपेंसेस होता फिर ब्रांच का। ठीक है, तो ये दो लर्निंग ध्यान में रखना, क्योंकि पेपर सेटर कभी भी खेल सकता है, रहेगा एज इट इज सेम क्वेश्चन, अपना माइंड यही बोलेगा सेम क्वेश्चन है स्टडी मैट से, लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग से खेल देगा। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? चलो अब नया कंसेप्ट समझते हैं। होना तो चाहिए, तो आपका एयरटेल जीरो टच है ना, बीस पर्सनल दोनों एक जैसे। जीरो टच का पासवर्ड क्या है? वही तो नहीं यार, इसको तो हटाना भी है। हाँ
इसको चैरिटी नहीं बोलते। ठीक है, आओ देखो स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड इज क्वाइट एन इजी मेथड, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर डेटर मेथड। ठीक है, डेटर मेथड में हम क्या कर रहे थे, ब्रांच का सिर्फ एक अकाउंट बना रहे थे, उसी में सारी एसेट्स, उसी में सारी लाइबिलिटीज, सारी इनकम, सारा एक्सपेंसेस सब प्लॉट कर देते थे। इज इट क्लियर? बट स्टॉक एंड डेटर क्या होगा, डेटर मेथड को खोल दो, डेटर में जितने भी लेजर्स आते हैं, जैसे जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, जितने भी इनकम्स एक्सपेंसेस है, उन सबके सेपरेट अकाउंट बनाते जाओ, तो आपका बन गया स्टॉक एंड डेटर मेथड। जैसे कि ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर लिखते हो, तो अब हम लोग ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं लिखेंगे, हम अलग से ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश लिखते थे, अब हम उधर नहीं लिखेंगे ब्रांच अकाउंट, हम ब्रांच का अलग से ब्रांच कैश अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच एसेट अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग अलग से बनेगा। आई बात समझ में? उसी को हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड बोलते हैं। अब होगा क्या, वही कंडीशन है कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स या तो कॉस्ट पे भेजेगा या फिर इनवॉइस प्राइस पे। कॉस्ट पे भेजता है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, हमें भी अच्छा लगता है चैप्टर। जब ये इनवॉइस प्राइस आने लगता है तब हमारा थोड़ा थोड़ा भरोसा कम होने लगता है इस चैप्टर पे। शिट छोड़ देते, शिट छोड़ो, क्या चल रहा है, कहां से हटा रहा है, क्यों हटाना है, तो वहां मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाने लगता है। तो आपका फुल फोकस होना चाहिए इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चंस पे। कॉस्ट तो बहुत इजी है, हमने नॉर्मल डेटर मेथड में देखा कॉस्ट में कुछ था ही नहीं, बहुत इजी सा था, बट इनवॉइस प्राइस आया तो हिलने लगे थोड़ा बहुत, राइट? सेम थिंग गोज फॉर स्टॉक एंड डेटर मेथड में। अब क्या होगा, आप लोग स्टॉक के लिए, स्टॉक जितना भी ब्रांच के पास पड़ा है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बोल के। ठीक है, अब इफ हेड ऑफिस ने कॉस्ट में भेजा है तो स्टॉक जो दिख रहा होगा वो कॉस्ट पे दिख रहा होगा। इफ इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया है तो जो स्टॉक अकाउंट है वो इनवॉइस प्राइस पे ही आ रहा होगा। इज इट क्लियर? अब हमने डेटर मेथड में देखा था, हम तो बड़ा इजीली क्या करते थे, उसी ब्रांच अकाउंट में प्रॉफिट को इधर उधर करके एलिमिनेट कर देते थे। क्यों? क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग ओनली सिंगल अकाउंट फॉर द ब्रांच। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स फॉर द ब्रांच। तो जो प्रॉफिट एलिमेंट है, ये जो सपना है, प्रॉफिट एलिमेंट का एक सपना है, 100 रुपए का चीज आप 120 रुपए में लगा के भेज रहे हो, मतलब हेड ऑफिस ने पहले ही सपना देख लिया है कि 20 रुपए तो मैं कमाऊंगा, राइट? अब इस सपने के लिए आप एक सेपरेट अकाउंट बनाते हो जिसको हम बोलते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले हम क्या करते थे, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट एंड डेबिट साइड में लोडिंग को एलिमिनेट करते थे, ओपनिंग स्टॉक लिखा, क्रेडिट साइड में बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, डेबिट साइड में टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट में लिखा, उसका लोडिंग क्रेडिट साइड में, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस क्रेडिट साइड में लिखते थे, उसका लोडिंग डेबिट साइड में, ऐसे करते थे ना। बट अब ऐसा नहीं करेंगे, अब जो लोडिंग और प्रॉफिट पार्ट है दैट विल बी शोन इन अ सेपरेट अकाउंट नोन एज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कुछ नहीं कर रहे, डेटर मेथड को ओपन कर रहे, डेटर मेथड को खोल दें तो इतने सारे अकाउंट्स अपन को बनाना पड़ता है रिलेटेड टू ब्रांच। नॉर्मली हेड ऑफिस की बुक्स में ही बन रहा है, ये ध्यान रखना। वी आर नॉट जंपिंग टू द इंडिपेंडेंट ब्रांच कंसेप्ट, अभी भी हम डिपेंडेंट ब्रांच में ही हैं। डिपेंडेंट ब्रांच में एक तरीका था जहां पे छोटा बिजनेस है, छोटी ब्रांचेस है, छोटे ट्रांजेक्शन है, हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच का सिर्फ एक अकाउंट बनाता है, दैट इज ब्रांच अकाउंट। बट थोड़ा बिजनेस बड़ा हो गया, ब्रांचेस बड़ी है, ट्रांजेक्शन ज्यादा है, उस कंडीशन में हेड ऑफिस क्या करता है, एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए सारे अकाउंट्स बनाता है जो एक नॉर्मल बिजनेस के लिए बनना चाहिए। ब्रांच स्टॉक अलग बनेगा, ब्रांच डेटर अलग, ब्रांच कैश अलग, ब्रांच एक्सपेंसेस अलग, ब्रांच एसेट अकाउंट अलग, ब्रांच का पीएनएल अलग से बनेगा, एंड जो लोडिंग वाला पार्ट है उसके लिए हम बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? जब गुड्स सेंड टू ब्रांच होता है, जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है तो एंट्री क्या होता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। बट अब अपन ब्रांच अकाउंट नहीं करेंगे, अब अपन करेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। वहां पे ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि वहां तो सिर्फ एक ही अकाउंट है ना, तो यहां पे अब एंट्री क्या हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब ये एट द एंड ऑफ द डे गुड्स सेंड टू ब्रांच को भी क्लोज करना होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था, हमने एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में मैंने लिखवाया था बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। दो आईसीआई क्या करती है, परचेज में से माइनस करके भी दिखाती है वो, राइट? बट लॉजिकल वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुड्स सेंड टू ब्रांच को क्लोज करना भी आना चाहिए। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो क्लोज होगा बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? अब एंट्रीज को समझो, क्या क्या किया था हमने डेटर मेथड में, पहले ये सोचो।
सबसे पहले भैया हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, तो ओपनिंग बैलेंस के लिए तो अब सेपरेट सेपरेट अकाउंट है, उन स्पेसिफिक अकाउंट्स में जाएगा। जैसे कैश, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, ब्रांच कैश, उसके ओपनिंग में टू बैलेंस बीडी आ गया। डेटर सेपरेट अकाउंट बनेगा, ब्रांच डेटर, उसके ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा। एसेट्स फर्नीचर एंड फिटिंग्स या कोई भी है तो स्पेसिफिक वो अकाउंट रहेगा, उसमें ओपनिंग बैलेंस जाएगा। और तो कुछ नहीं था, ठीक है। स्टॉक के लिए स्टॉक बना दिया। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम क्या कर रहे थे डेटर मेथड में, गुड्स सेंड टू ब्रांच, राइट। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में डेटर मेथड में क्या एंट्री सीखा हमने, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। लेकिन क्या अब हम ब्रांच अकाउंट में डालेंगे, उसके लिए तो अलग से स्टॉक अकाउंट बना रहे, तो क्या एंट्री हो जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हो गया। रिटर्न करेगा तो एंट्री क्या होगा, टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक ही कम होगा। और बताओ और क्या ट्रांजेक्शन होता था, रेमिटेंस, हेड ऑफिस ने पैसा भेजा ब्रांच को, तो क्या हो जाएगा, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच का कैश बढ़ेगा और हेड ऑफिस का कैश कम हो जाएगा, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। और ट्रांजेक्शंस बोलो, ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा, ठीक है, तो एंट्री क्या करेगा, कैश, हेड ऑफिस का कैश बढ़ेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, ब्रांच का कैश कम हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंसेस, अब हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो एंट्री क्या होगा, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और यही ब्रांच ने अपने खर्चे पे किए तो क्या होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, क्योंकि ब्रांच का कैश इंपैक्ट होगा ना और ब्रांच के खर्चे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर। तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, यानी यहां पे हम हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजेक्शन तो लिखेंगे, ब्रांच विद द आउटसाइडर का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। अब ब्रांच ने कैश सेल्स किया, एंट्री क्या होगा, यस, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा और सेल्स किया कैश सेल्स, तो ब्रांच का कैश बढ़ेगा। इफ ब्रांच ने क्रेडिट सेल्स किया तो क्या होगा, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। समझ में आया। गुड्स रिटर्न बाय द डेटर, यस, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट। समझ में आया। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, यस, इट्स एन एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउ करना इज एन एक्सपेंस, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट। समझ में आया। बैड डेट्स, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट। समझ में आया। यही है स्टॉक एंड डेटर मेथड, सारे चीजों को खोल देंगे। यानी पहले हम क्या कर रहे थे, सारी चीजें एक ही जगह डाल रहे थे एंड सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, बट यहाँ पे अब सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे इन द स्पेसिफिक अकाउंट्स। दिस इज माय स्टॉक एंड डेटर मेथड। इफ इनवॉइस प्राइस में सेंड किया है तो लोडिंग स्टॉक अकाउंट में एलिमिनेट नहीं होगा, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनेगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, वहां पे अपोजिट साइड में अपन लोडिंग को एलिमिनेट करेंगे। समझ में आया। ऑलरेडी आपको ये नोट्स दिया था मैंने। ब्रांच एडजस्टमेंट कब बनाते हैं, और जब इनवॉइस प्राइस पे सेंड करेगा तो स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही रहेगा। जस्ट लाइक डेटर मेथड, इनवॉइस प्राइस पे सेंड कर रहा था तो हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे दिखाते हैं, इनवॉइस प्राइस पे। यहाँ पे भी सेम है, नथिंग न्यू। समझ में आया। कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज हमने अभी डिस्कस किया। ब्रांच एडजस्टमेंट में सिर्फ लोडिंग्स आएगा, सपना जो हमने सोचा कि इतना कमा लेंगे, तो अल्टीमेटली जो अर्न हो जाएगा वो मेरा पीएनएल में चला जाएगा ब्रांच का। आई बात समझ में। तो ये सारी एंट्रीज हमने अभी डिस्कस करी, आपने खुद नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं सिखाया। यू ऑल आर एक्सपर्ट, कोई भी एंट्री में दिक्कत नहीं है, कोई भी एंट्री में प्रॉब्लम है तो पूछने का। एक एंट्री आएगा आगे, लॉस का, जब गुड्स लॉस हो जाता है
अरे स्टॉक है, ब्रांच में भी तो चोरी हो सकता है या ऐसे ही खराब हो सकता है ना। तो लॉस दो तरह का होता है, वन इज नॉर्मल लॉस, अनदर वन इज एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस इज अनकंट्रोलेबल, वो तो होना ही है, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो क्या होगा, मेरा कॉस्ट पर यूनिट को इंक्रीज करता है। बट एबनॉर्मल लॉस इज अ लॉस जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो गलतियां होती है इस पूरे कंसेप्ट में, वो लॉस के केस में होगी। ठीक है, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस के ही केस में अकाउंटिंग एंट्रीज में प्रॉब्लम होता है। बाकी सारी जितने भी हमने डिस्कस किया, आप लोगों ने एकदम परफेक्ट परफेक्ट करेक्ट बोला, कोई दिक्कत नहीं था। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा, फिक्स एसेट्स प्रोवाइडेड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस ने क्या किया, अपना एसेट ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया, तो ब्रांच का फिक्स एसेट्स बढ़ जाएगा। तो ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट और हेड ऑफिस का एसेट कम हो रहा है, तो टू एसेट अकाउंट। ठीक है, इफ ब्रांच के पास एक एसेट है, खरीदी है उसने, लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस ने की है, ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश मत करना, हेड ऑफिस का कैश जाएगा, यानी नॉर्मल कैश बैक। अब डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, डेप्रिसिएशन से एसेट बढ़ेगा थोड़ी, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स एसेट्स। समझ में आया, नॉर्मल एंट्रीज है। बस लॉस का ध्यान रखना, यहां पे ब्लंडर करते, लॉस टू स्टॉक। इफ आपका नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है और गुड्स कॉस्ट पे भेजा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गया खत्म, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा, नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग कुछ करना ही नहीं होता है। लेकिन यदि गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक में प्रॉफिट लगा हुआ था। अब प्रॉफिट तो हम नहीं कमाएंगे ना। सोचो, आपने, ये मेरा स्टॉक अकाउंट है, 100 रुपए का सामान 100 रुपए में भेजा, कॉस्ट में भेजा, और वो नॉर्मल लॉस है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते थे, तो गया, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली स्टॉक अकाउंट से आपका प्रॉफिट लॉस कम हो जाएगा। लेकिन 100 रुपए का चीज 150 रुपीज में हमने भेजा था, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान कितना हुआ, 100 रुपए का ही नुकसान हुआ भाई। 50 तो हमने सोचा था कमा लेंगे, एक तो नुकसान हुआ, ऊपर से हम रोक इसलिए रहे, हे राम मेरा 100 का गुड चला, हे राम 50 का कमाई भी चला गया। अरे भाई, जब नुकसान होता है ना, तो इंसान सिर्फ अपने प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में सोचता है कि मेरा 100 रुपए का गुड्स जल गया, अरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गई जो गई। बट यहां पे 150 रुपए, हमारा प्रॉफिट लॉस इंपैक्ट तो 100 रुपए से ही होना चाहिए ना। इसका सपना कहीं ना कहीं मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल रखा होगा, लोडिंग ऑपोजिट साइड एलिमिनेट करते हैं ना, तो लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट में गया होगा। ब्रांच एडजस्टमेंट एक तरह से मेरा प्रॉफिट अकाउंट ही है, जहां पे मैं क्रेडिट साइड में प्रॉफिट रिकॉर्ड करता हूं, डेबिट साइड में प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता है तो कम करता जाता हूं। ठीक है, जैसे लोडिंग ऑपोजिट साइड में जाता है ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो यहां पे मैंने 50 रुपए रिकॉर्ड कर रखे होंगे, इसका लोडिंग ऑपोजिट साइड में तो रिकॉर्ड करूंगा, है ना। प्रैक्टिकली ये रियलाइज हुआ है क्या, जब ये रियलाइज नहीं हुआ तो मुझे हटाना भी तो पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये 50 रुपए वापस इधर रिकॉर्ड करूंगा, तब मेरा एक्चुअल लॉस कितना दिखेगा, 100 रुपए। नुकसान तो लॉस, इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस आपका लॉस तो कॉस्ट का ही होता है, तो कॉस्ट का ही लॉस दिखाई देना चाहिए। तो 50 रुपए यहां से भी हटेगा और 50 रुपए यहां से भी हटेगा, यानी ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट हो जाएगा और ब्रांच स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉस के केस में ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस में कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल लॉस में कुछ नहीं करना, जो कॉस्ट गया वो गया, उससे आपका कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाता है, नथिंग मोर देन दैट। नो अकाउंटिंग इज डन फॉर नॉर्मल लॉस, कभी भी हम नहीं करते। समझ लो, आपने लेट से आप मोबाइल में टेम्पर्ड ग्लास जो लगता है ना उसका बिजनेस करते हो, आपने दिल्ली से 1000 टेम्पर्ड ग्लास परचेज किए एट द रेट ₹50 ईच, 50,000 का खरीद लिया। आपको लगता है कि 1000 के 1000 टेम्पर्ड ग्लास फ्रेश निकलेंगे, कुछ तो टूटेगा, उसका अनकंट्रोलेबल है, दैट्स एन अनकंट्रोलेबल। पैकिंग करने के टाइम टूट गया, अनपैक करने के टाइम टूट गया, हैंडलिंग के टाइम कहीं पे भी कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है। तो मैंने जब 1000 टेम्पर्ड ग्लास खरीदा, 50 रुपए का एक टेम्पर्ड ग्लास, मुझे पता था 10 टेम्पर्ड ग्लास या 20 टेम्पर्ड ग्लास तो रास्ते में ही काम हो जाएगा, या तो रास्ते में या फिर मेरे बिजनेस में जब मैं अनपैक करूंगा उसको
तभी टूटा हुआ ही निकलेगा या टूट जाएगा, राइट? बहुत डेलिकेट होता है, तो वो ब्रेक हो जाता है, हल्का सा कुछ भी होने से तो कस्टमर नहीं खरीदेगा ना उस पे। तो मैंने तो सोच ही लिया था 100 तो जाएगा ही, और इट इज एन अनकंट्रोलेबल, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नेचुरल इवेंट है। जैसे पेट्रोल का टैंक रिफिल जब करते हैं, फ्यूल जब डालते हैं और निकालते हैं, उसी टाइम तो हवा में इवापोरेट हो जाता है वो। 100% कभी भी मेजरमेंट मैच नहीं होगा, जितना आपने टैंक में फिल किया वापस उसको जब खाली करते हो एग्जैक्ट कभी नहीं निकल सकता। कॉटन का जो रहता है, कॉटन का वेट वेराई करता है अकॉर्डिंग टू द एयर, कम हो जाता है वो, कितना ही कर लो आप, कुछ ना कुछ आपका एग्जैक्ट वेट कभी आएगा ही नहीं। तो वो सब क्या, दीज आर ऑल नॉर्मल लॉसेस जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब मैंने 50,000 रुपए के टेम्पर्ड खरीदे ना, और जब अनपैक किया तो फ्रेश टेम्पर्ड मेरे यहां निकले 980 टेम्पर्ड्स। तो पता है मैं दिमाग में क्या कैलकुलेशन करता हूं कि मैंने 980 टेम्पर्ड्स ही खरीदे हैं फॉर ए कॉस्ट ऑफ 50,000। हम उस 20 टेम्पर्ड का कोई अकाउंटिंग नहीं करते, हम यही मानते कि 980 टेम्पर्ड्स बाय किए हैं एट ए कॉस्ट ऑफ 50,000, क्योंकि दिमाग में सेट था कि 20 टेम्पर्ड तो नुकसान होगा ही होगा। आई बात समझ में? तो नॉर्मल लॉस का कभी कुछ अकाउंटिंग नहीं होता, इट इंक्रीजेस माय कॉस्ट पर यूनिट, ये मेरा कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ाता है। इसीलिए तो टेम्पर्ड ग्लास में आपने देखा होगा कि चेहरा देख के तिलक लगाया जाता है। आई मीन जो उसकी सेलिंग प्राइस होती है ना, वो तो ऐसे ही होती है, उसकी परचेज वैल्यू इज क्वाइट लो बट दे चार्ज यू हाई। वाई? बिकॉज एक तो डर है टूटने का, तो वो टूटने वाला लॉस किससे रिकवर किया जाएगा? कस्टमर से रिकवर किया जाएगा। प्लस जरूरी थोड़ी ना आपने एक पर्टिकुलर फोन के मॉडल के 500 टेम्पर्ड खरीद लिए, अब भाई फोन इतने ज्यादा फटाफट आजकल चेंज हो रहे हैं, पड़ा ही रहा, डेड स्टॉक हो गया, उसका नुकसान कौन भरेगा? आई बात समझ में? तो ये सारे लॉसेस हम रिकवर भी वैसे ही करते हैं, सेलिंग प्राइस उस हिसाब से सेट होता है। तो नॉर्मल लॉस ध्यान रखना, इसकी अकाउंटिंग अपन नहीं करते, तो कॉस्ट की अकाउंटिंग तो होती नहीं है, लेकिन वो इनवॉइस प्राइस पे है, तो वो जो प्रॉफिट वाला पार्ट है उसकी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपने ब्रांच एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड किया होगा, तो वो प्रॉफिट फिर से हटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? तो ये था नॉर्मल लॉस के केस में। बट एबनॉर्मल लॉस की हम अकाउंटिंग करते हैं। एबनॉर्मल लॉस खुद की गलती की वजह से हुआ है, वो आप कस्टमर से रिकवर नहीं करते, वो आप अपने नेट प्रॉफिट से सेट ऑफ करते हो। जैसे कि आग लग गई, ठीक है ना, आग लगना इज ए नॉर्मल लॉस। हाँ ये तो लगती रहती है, मेरे बिजनेस में नेचुरल है, हर दिन आग लगती है, आग लगना कौन सी बड़ी बात है। अरे अब आग लग गई, अब कस्टमर आया, भैया देखिए पहले ही सामान का वैल्यू 100 रुपए था, अब मेरे तो आग लगने से नुकसान हो गया, तो ये लॉस तो मैं आपसे रिकवर करूंगा। कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा वो, क्योंकि प्राइस बहुत सेंसिटिव होता है मार्केट में, आपका जो प्रॉफिट है वहीं से आपको ये लॉस सेट ऑफ करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग होता है, वेयर इज नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग नहीं होता। तो जब एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, पूरा का पूरा कॉस्ट वैल्यू को हम लॉस मानते हैं, पूरा कॉस्ट वैल्यू को लॉस मानते हैं, एंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम माय प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, स्टॉक अकाउंट का डेबिट में वो गुड्स पड़ा था, जब खरीदा था 100 रुपए का, ये स्टॉक अकाउंट में पड़ा है। अब जब एबनॉर्मल लॉस हो गया तो मुझे यहां से निकालना भी तो पड़ेगा, वरना तो वो मेरे स्टॉक की काउंटिंग में आ रहा होगा। जब मैं निकालूंगा तो यहां पे ये 100 रुपए ना सीधा मेरा नुकसान चला गया पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल डेबिट कर रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस होने से पीएनएल डेबिट होता है मेरा, और स्टॉक को कम कर देंगे। आई बात समझ में? लेकिन जब इनवॉइस प्राइस पे है तो दो जगह से हटाना है, एक तो कॉस्ट वैल्यू पीएनएल में जाएगा, कॉस्ट वैल्यू तो नुकसान ही है, वो तो पीएनएल में जाएगा ही जाएगा, प्लस जो लोडिंग वाला पार्ट है उसको तुमने सपने अकाउंट में डाल के रखा है ना, एक सपना का अकाउंट बनाया, ब्रांच सपना, वो लड़की नहीं, ठीक है, उसका कोई अकाउंट नहीं, मतलब ड्रीम का अकाउंट आपने बनाया है, ब्रांच एडजस्टमेंट, तो वहां पे आपने सोच के रखा था ओ 50 रुपए का तो कमाई होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अब होगा क्या? नहीं होगा ना, वो भी तो नुकसान है, उसको भी तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो ब्रांच एडजस्टमेंट फिर से डेबिट हो जाएगा। आई बात समझ में? स्टॉक के लिए फिर से बोल रहा हूं, दो तरह का लॉस है, नॉर्मल लॉस, abnormal loss. Normal loss accounting is not done. Abnormal loss is treated as a loss and it is directly transferred to my P&L. वो मेरे प्रॉफिट को हिट करता है। Is it clear? अब ये चेक करना पड़ेगा हेड ऑफिस ने गुड्स कॉस्ट पे भेजा या इनवॉइस प्राइस पे।
इफ नॉर्मल लॉस है, कोई अकाउंटिंग नहीं करना, कॉस्ट का तो वैसे ही नहीं होता, इनवॉइस प्राइस पे भेजा तो जो प्रॉफिट एलिमेंट है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। आपने कहीं ना कहीं उसको ब्रांच एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड कर रखा होगा, तो ब्रांच एडजस्टमेंट कम कर देंगे और स्टॉक को भी कम कर देंगे। क्लियर है? बट इफ इट इज एन एबनॉर्मल लॉस, पूरा का पूरा कॉस्ट वैल्यू कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा। ठीक है, बट लोडिंग पार्ट का वही सेम होगा, रिवर्सल एंट्री, एडजस्टमेंट्स डेबिट हो जाएगा और स्टॉक कम हो जाएगा। यहां तक समझ में आता है? क्योंकि जो मिस्टेक होता है वो इस पार्ट में होता है, इसलिए मैंने वहां पे ऑलरेडी 2 स्टार 3 स्टार मार के रखा है। गलतियां करोगे, कितना ही समझा दो फिर भी गलतियां करोगे। माल चला, हाँ, उसमें 20 रुपये आपका लोडिंग है, तो 20 रुपये वैसे चला जाएगा। 20 रुपए तो ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक, और जो 100 रुपए है वो तुम्हारा, हाँ, ब्रांच पीएनएल टू ब्रांच स्टॉक। क्लियर है? ये चीज समझ में आया? गुड सेंड टू ब्रांच कैसे क्लोज करना है? ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर छे? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई पंगा नहीं है? एक बार चाहिए तो गो थ्रू कर लो, अभी फिर क्वेश्चन कराऊंगा, भैया क्या था कैसे था नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है यहां तक? फिर से बोल रहा हूं, लॉस वाले पार्ट को अच्छे से रिवाइज करना, क्वेश्चंस में भी जब आएगा मार्क डाउन करना। आज जो भी क्वेश्चंस किया, जहां पे कुछ कुछ नई चीजें हमने डिस्कस करी, मार्क करके रखना। इफ आप, फिर से बोल रहा हूं, सिलेबस शॉर्टनिंग नहीं कर रहे हो, आप गधे से अलावा और कुछ नहीं है, सिलेबस को शॉर्टनिंग करना सीखो। ठीक है, चल इसी बात पे करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, बेसिक क्वेश्चन। नहीं हुआ क्या? सबको बैलेंस करना। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा होगा आपने 60,000, राइट? फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच 4,80,000 एंड ब्रांच एडजस्टमेंट 120। क्रेडिट साइड में रिटर्न कर दिया तो 9600 बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 2400। फिर आपने सेल्स किया तो बाई कैश, ब्रांच कैश 2 लाख एंड बाई ब्रांच डेटर 3,60,000। डेटर से रिटर्न आ गया तो वापस स्टॉक बढ़ जाएगा तुम्हारा टू ब्रांच डेटर 8,000। क्लियर है? और क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच दिया हुआ एट इनवॉइस प्राइस, तो जो भी डिफरेंस बिटवीन द ब्रांच स्टॉक आ रहा है दैट इज द प्रॉफिट, यानी वो आपने बेचा है, क्योंकि ये जो बेचा होगा इसमें तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना। तो ब्रांच स्टॉक का जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज द प्रॉफिट विच यू हैव रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ स्टॉक। ये जो प्रॉफिट है ये आप डायरेक्ट ब्रांच पीएनएल में भी डाल सकता है या फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भी डाल सकते हो। ये जो प्रॉफिट है ये आप डायरेक्ट ब्रांच पीएनएल में भी लिख सकते थे या फिर ब्रांच एडजस्टमेंट से रूट करके भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ब्रांच स्टॉक अपने को क्या बताएगा? प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हमने कमाया है। ब्रांच एडजस्टमेंट किस लिए बनाया था? लोडिंग एलिमिनेट करने के लिए। ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग इधर आ गया, ठीक है। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच वाला ये जो लोडिंग था ये इधर आ गया, रिटर्न वाला लोडिंग एलिमिनेट हो गया। क्लियर है? देन क्लोजिंग स्टॉक पे जो प्रॉफिट था वो भी ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो एग्जैक्टली ब्रांच एडजस्टमेंट आपको क्या बता रहा है? बैलेंसिंग फिगर कि हमने इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया, रियलाइज कर लिया, और जो प्रॉफिट रियलाइज हो गया वो चला जाएगा मेरा ब्रांच के पीएनएल अकाउंट। ब्रांच स्टॉक का जो भी प्रॉफिट हमने कमाया है वो पहले हमने ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल दिया, फिर ब्रांच एडजस्टमेंट का जो फाइनल बैलेंस है वो ब्रांच पीएनएल में लेके चले गए। इज इट क्लियर? इफ यू वांटेड तो आप ब्रांच स्टॉक का डायरेक्ट बैलेंस ब्रांच पीएनएल में भी ट्रांसफर कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रांच स्टॉक एंड ब्रांच एडजस्टमेंट का कहानी समझ में आया? सर वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आप टू ब्रांच एडजस्टमेंट 1,20,000 कैसे लिखा? तुमने एंट्री क्या किया था? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो दो चीज किया था ना, टोटल तुम्हारा गुड्स कितना आया था? 6 लाख का। तो 6 लाख का बाइफर्केशन क्या था? कॉस्ट इतना, प्रॉफिट इतना। हम टोटल 6 लाख यूज किया, बट पोस्टिंग तो इसी तरीके से होगा अपना। बैलेंस सीडी आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पैसा हम क्या करते हैं?
रेमिट कर देते हैं टू द हेड ऑफिस। लिखा था ना ऊपर में क्वेश्चन में कि ब्रांच कुछ भी अपने पास नहीं रखता, सारा पैसा कहां भेज देगा? हेड ऑफिस में भेज देगा। तो इसका बैलेंस सीडी नहीं आएगा। कैश सेल्स से 2 लाख आया, डेटर से 3,20,000 आया, ये टोटल 5,20,000 वो क्या करेगा? हेड ऑफिस में रेमिट कर देगा। तो हेड ऑफिस में रेमिट करेगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। तो ब्रांच कैश के क्रेडिट में आ गया बाय बैंक। कौन सा एंट्री में डाउट है? तो सेल्स का 2 लाख लिख दिया था। तो कैश सेल्स है ना, तो जो कैश सेल्स किया तो एंट्री क्या होगा? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक में लिख दिया तुमने बाय ब्रांच कैश, तो ब्रांच कैश में भी तो आएगा टू ब्रांच स्टॉक। क्लियर है? कोई दिक्कत? कंफ्यूज फेस से मत देखो। प्रॉब्लम चेहरे में स्माइल क्यों नहीं है? तो क्यों पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, कहाँ आ गए? ठीक चल रही थी जिंदगी फाउंडेशन में, क्या ये सब? देन ब्रांच डेटर बनाया और ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस 72 था, फिर ड्यूरिंग द ईयर हमने और सेल्स किया तो एंट्री किया ब्रांच। चलो यहां तक क्लियर है? ब्रांच डेटर और ब्रांच एक्सपेंस, कोई प्रॉब्लम? ब्रांच पीएनएल बना लिया उसके बाद। अरे भाई हर एंट्री का डुअल एस्पेक्ट तो करोगे। क्लोजिंग करना समझ में आया, स्टॉक एंड डेटर मेथड समझ में आया, क्वाइट इजी, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर डेटर मेथड। हम यहाँ पे सारा एंट्रीज का अकाउंटिंग करते हैं, सारा का सारा एंट्रीज। इज इट क्लियर? डेटर मेथड में हम सिर्फ ब्रांच वर्सेस हेड ऑफिस का अकाउंटिंग कर रहे थे, एक ही अकाउंट बना रहे थे, ब्रांच अकाउंट। उसी में सारा एसेट्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, सारा इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग हर चीज का सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं। इफ इनवॉइस प्राइस पे तो लोडिंग पार्ट के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? फिर ब्रांच एडजस्टमेंट का जो फाइनल बैलेंस आएगा दैट विल शो अस द एक्चुअल प्रॉफिट व्हिच ब्रांच हैज अर्न्ड, और वो पीएनएल में चला जाएगा। फिर वहां से तुम खर्चे माइनस कर दोगे तो तुम्हें नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ब्रांच मिल जाएगा। क्लियर है? दैट वाज माय स्टॉक एंड डेटर मेथड। आपको एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, वो प्रैक्टिस करके आओगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। एंड देन फिर इसी कंसेप्ट के ऊपर में नेक्स्ट क्लास में डू ब्रिंग द क्वेश्चन बैंक, उस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। बिकॉज स्टडी मेट में और स्टॉक एंड डेटर पे क्वेश्चंस नहीं, बट अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, वी हैव कवर्ड इन द क्वेश्चन बैंक, वहां से करेंगे। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ नहीं है, हमने रेमिट कर दिया ना पूरा का पूरा कैश तो हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस को भेजने का एंट्री क्या होगा? हेड ऑफिस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, ब्रांच का कैश कम हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ज्वाइन कर लिया था ना?